Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, BioSoc. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कट इन हिंदी सीरीज में आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का 5th चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आइए हम बात करें लोकोमोशन एंड मूवमेंट की। ठीक है, मूवमेंट लिविंग बीइंग की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। एनिमल और प्लांट में अनेक प्रकार के मूवमेंट पाए जाते हैं। अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग का मूवमेंट साधारण रूप होता है। अनेक ऑर्गेनिज्म जैसे सीलिया हो गया, फ्लैजेला हो गया और टेंटिकल द्वारा मूवमेंट शो करते हैं। मानव जो अपने लिम्स, जॉ, आईलिड, टंग आदि को मूव कर सकता है। कुछ मूवमेंट में प्लेस अथवा लोकोमोशन में चेंज होता है। ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आदि सभी लोकोमोटरी मूवमेंट के कुछ रूप हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का अन्य प्रकार के मूवमेंट में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। जैसे पैरामीशियम में सीलिया की सहायता से साइटोफेरिंग्स द्वारा भोजन का मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों कार्य हो सकते हैं। हाइड्रा अपने टेंटिकल का प्रयोग शिकार पकड़ने और लोकोमोशन दोनों में कर सकता है। हम अपने लिम्ब का प्रयोग बॉडी के पोस्चर को बदलने और लोकोमोशन दोनों में करते हैं। तो ऊपर दिए गए ऑब्जर्वेशन से संकेत मिलता है कि लोकोमोशन और मूवमेंट का सेपरेट अध्ययन नहीं किया जा सकता है। सभी लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं, लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की। मानव के शरीर की जो सेल होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार के मूवमेंट शो करती हैं। पहला अमीबॉइड, दूसरा सिलियरी और तीसरा मस्कुलर। हमारे शरीर के कुछ स्पेशल सेल होती हैं जैसे कि माइक्रोफेजेस और ब्लड के ल्यूकोसाइट यानी WBC अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं। ये एक्टिविटी प्रोटोप्लाज्म की एक्सट्रीमिंग द्वारा स्यूडोपोडिया बनाकर की जाती है। जैसा कि अमीबा में साइटोस्केलेटन एलिमेंट जैसे माइक्रोफिलामेंट भी अमीबॉइड मूवमेंट में हेल्प करती हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग वाले अधिकतर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में सिलियरी मूवमेंट पाया जाता है। ट्रैकिया में सिलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से एटमॉस्फेयर एयर में उपस्थित वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प मिलती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से ओवा का पास होना भी सिलियरी मूवमेंट की हेल्प से होता है। हमारे लिम्स, जॉ, टंग आदि के मूवमेंट के लिए मस्कुलर मूवमेंट आवश्यक होता है। मानव और मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लोकोमोशन और अन्य प्रकार के मूवमेंट में मसल्स भी कॉन्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का उपयोग होता है। लोकोमोशन के लिए मस्कुलर स्केलेटन और न्यूरल सिस्टम का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे मसल्स की। मसल्स एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो मीजोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। एडल्ट ह्यूमन के शरीर के वेट का लगभग 40 से 45% भाग मसल्स का बना होता है। मसल्स एक स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी है जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी आदि के आधार पर मसल्स को क्लासीफाई करते हैं। लोकेशन के आधार पर मसल्स 3 प्रकार की होती हैं: स्केलेटन मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। अब हम बात करेंगे स्केलेटन मसल की। ये मसल्स बॉडी के स्केलेटन कंपोनेंट के क्लोज कांटेक्ट में होती है। माइक्रोस्कोप से इनको देखने पर इनमें धारियाँ दिखती है, इसलिए इन्हें स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। इन मसल्स की एक्टिविटी पर नर्वस सिस्टम का वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, इसलिए इन्हें वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। ये मसल्स मुख्य रूप से लोकोमोशन और बॉडी पोस्चर यानी बॉडी शेप को बदलने में सहायक होती है। अब हम बात करेंगे विसरल मसल या स्मूथ मसल्स की। ये मसल्स शरीर के होलो विसरल ऑर्गन जैसे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आदि के इनर वॉल में पाई जाती है। ये नॉन स्ट्रेटेड होती है और स्मूथ दिखाई देती है, इसलिए इन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं। इन मसल्स की एक्टिविटी पर नर्वस सिस्टम का कोई वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इन्हें इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। ये मसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द्वारा भोजन और जेनाइटल ट्रैक्ट द्वारा गैमीट के मूवमेंट में हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स की। ये हार्ट की मसल्स होती है। कई कार्डियक मसल सेल जो होती है ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होकर कार्डियक मसल्स बनाती हैं। कार्डियक मसल जो होती हैं अपीयरेंस के आधार पर स्ट्रेटेड होती है। ये इनवॉलेंट्री होती है क्योंकि नर्वस सिस्टम का इनकी एक्टिविटी पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। अब हम स्केलेटन मसल को डिटेल में समझने के लिए इनकी स्ट्रक्चर
और कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे शरीर में प्रत्येक ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल कई मसल्स बंडल या फेसिकल की बनी होती है जो कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू से घिरी रहती है, जिसे फैसिया कहते हैं। प्रत्येक मसल्स बंडल में अनेक मसल्स फाइबर होते हैं। प्रत्येक मसल्स फाइबर के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे सर्कोलेमा कहते हैं। मसल्स फाइबर के सर्कोप्लाज्म में अनेक न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए इन्हें सिंसाइथियम कहते हैं। मसल्स फाइबर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेट इज सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होते हैं। मसल्स फाइबर की एक विशेषता है कि इसके सर्कोप्लाज्म में बहुत सारे पैरेलल रूप में व्यवस्थित मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं। प्रत्येक मायोफाइब्रिल में अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल के डिटेल स्टडी से यह पता चलता है कि इनका स्टेटेड रूप दो मुख्य प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। लाइट बैंड में एक्टिन होता है, इसे आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। डार्क बैंड में मायोसिन होता है, इसे ए बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। दोनों प्रोटीन रॉड जैसे स्ट्रक्चर में अरेंज रहती है। ये प्रोटीन एक दूसरे के पैरेलल होने के साथ मायोफाइब्रिल के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के भी पैरेलल होती है। एक्टिन फिलामेंट जो होती है मायोफिलामेंट की तुलना में पतली होती है, इसलिए एक्टिन को थिन और मायोसिन को थिक फिलामेंट कहते हैं। प्रत्येक आई बैंड को सेंटर से बाइसेक्ट करने के लिए एक इलास्टिक फाइबर होता है, जिसे जेड लाइन कहते हैं। थिन फिलामेंट जेड लाइन से मजबूती से जुड़े रहते हैं। ए बैंड के मध्य में एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन यम लाइन से ए बैंड के थिक फिलामेंट जुड़े रहते हैं। यम मायोफाइब्रिल की पूरी लंबाई में ए एंड आई बैंड अल्टरनेट क्रम में लगे रहते हैं। दो सक्सेसिव जेड लाइन के मध्य पाए जाने वाले मायोफाइब्रिल के पार्ट को सार्कोमियर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट को सार्कोमियर कहते हैं। रेस्टिंग फेज में थिन फिलामेंट के सिर दोनों साइड के थिक फिलामेंट के सेंटर के पार्ट को छोड़कर फ्री एंड पर पार्शियल ओवरलैप होते हैं। थिक फिलामेंट का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होता है, उसे एच जोन कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। प्रत्येक एक्टिन फिलामेंट दो एफ एक्टिन से मिलकर बना होता है। दो एफ एक्टिन एक दूसरे से हेलिकली रूप में बंधे होते हैं। प्रत्येक एफ एक्टिन एक पॉलीमर है तथा इसके मोनोमर को ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। एक दूसरी प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में होते हैं। ट्रोपोमायोसिन में रेगुलर इंटरवल पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन पाई जाती है। रेस्टिंग फेज में एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन के लिए एक्टिव बाइंडिंग साइट को ट्रोपोनिन ढके रहती है। प्रत्येक मायोसिन फिलामेंट भी एक पॉलीमेराइज्ड प्रोटीन होती है। एक थिक फिलामेंट बनाने के लिए कई मोनोमेरिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिन्हें मीरोमायोसिन कहते हैं। मीरोमायोसिन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म, दूसरा टेल होती है। हेड को हैवी मीरोमायोसिन और टेल को लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। हैवी मीरोमायोसिन के कंपोनेंट होते हैं जैसे हेड और शॉर्ट आर्म पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट के सरफेस से आपस में रेगुलर डिस्टेंस और एंगल पर बाहर की ओर उभरे होते हैं, जिसे क्रॉस आर्म कहते हैं। ग्लोबुलर हेड एक एक्टिव एटीपेज एंजाइम है जिसमें एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट तथा एक्टिन के लिए एक्टिव साइट होती है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से सुनिएगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी द्वारा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। यह थ्योरी बताती है कि मसल्स फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट के थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करने से होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मोटर न्यूरॉन द्वारा भेजे गए सिग्नल से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है। एक मोटर न्यूरॉन तथा इससे जुड़े मसल्स फाइबर मिलकर एक मोटर यूनिट बनाते हैं। मोटर न्यूरॉन और मसल्स फाइबर के सार्कोलेमा के मध्य जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहते हैं। जंक्शन पर न्यूरल सिग्नल पहुंचने से एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, जो सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल्स फाइबर पर फैल जाता है, जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयन के बढ़ने से एक्टिन फिलामेंट पर ट्रोपोनिन की सब यूनिट से कैल्शियम आयन बाइंड कर जाता है, जिससे एक्टिन से ढके हुए एक्टिव साइट खुल जाते हैं। एटीपी की हाइड्रोलिसिस से प्राप्त एनर्जी का यूज कर मायोसिन हेड एक्टिन की खुली हुई एक्टिव साइट से बाइंड होकर क्रॉस ब्रिज बनाते हैं और क्रॉस ब्रिज से जुड़े हुए एक्टिन फिलामेंट ए बैंड के सेंटर की ओर खींचते हैं।
इन एक्टिन से जुड़ी हुई जेड लाइन भी अंदर की ओर खिंच जाती है, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है, अर्थात कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ऊपर दिए गए स्टेप से यह क्लियर है कि मसल्स के शॉर्ट होते समय या कॉन्ट्रैक्शन के समय आई बैंड की लेंथ कम हो जाती है, जबकि ए बैंड की लेंथ नहीं बदलती है। मायोसिन से एडीपी और P1 रिलीज होता है और मायोसिन अपने रिलैक्स स्टेट में वापस चला जाता है। एक नए एटीपी के बाइंड होने से क्रॉस ब्रिज टूटते हैं। मायोसिन हेड एटीपी को फिर से हाइड्रोलाइज करता है तथा क्रॉस ब्रिज को बनाने और टूटने की साइकिल रिपीट होती है, जिससे कि फिर से स्लाइडिंग हो सके। यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है जब तक कि कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में दोबारा पंप ना हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप एक्टिन फिलामेंट की मास्किंग हो जाती है। इसकी वजह से जेड लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चली जाती है, अर्थात रिलैक्सेशन हो जाता है। डिफरेंट मसल्स में फाइबर के रिएक्शन टाइम में अंतर हो सकता है। मसल्स के बार बार एक्टिवेशन होने पर उनमें ग्लाइकोजन के एनएरोबिक ब्रेकडाउन से लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है, जिससे फैटिग होने लगती है, यानी थकान होने लगती है। मसल्स में ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। कुछ मसल्स में मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है, जिससे वह रेड कलर के दिखते हैं। ऐसे मसल्स को रेड मसल्स कहते हैं। रेड मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती है, जो एटीपी फॉर्मेशन के लिए मसल्स में भरे अत्यधिक ऑक्सीजन को यूज करती है। रेड मसल्स को इसलिए ही एरोबिक मसल्स भी कहते हैं। कुछ मसल्स में मायोग्लोबिन कम होती है, जिससे वह पेल अथवा वाइटिस दिखती है, परंतु इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट अधिक होता है। वाइट फाइबर एनारोबिक प्रोसेस द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं। आज हम यहीं तक बात करेंगे, आगे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा।